चलिए जल्दी जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर आप दे दीजिए, है ना। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। सर्वाधिक मिट्टी के टापू किस नदी में है, या कौन सी नदी सर्वाधिक मिट्टी का टापू बनाती है। मेहर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है। सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है और पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता है। उतावली किसकी सहायक नदी है, पूर्णा किसकी सहायक नदी है, जाखम किसकी है और सोम किसकी सहायक नदी है। जाखम बांध, कड़ाना बांध, पारसडोह बांध, चंदुरा बांध, हटनूर बांध, ये किस नदी पर स्थित है। आदिवासियों का कुंभ किस नदी के किनारे लगता है। श्वाली बंदरगाह किस नदी के किनारे है। भुसावल शहर किस नदी के किनारे है। और छप्पन का मैदान किस नदी के अपवाह तंत्र को कहा जाता है। बन गए सबके आंसर, आ रहे हैं। चलो, अगर इन सबका आंसर आप दे रहे हो तो बैठे बैठे वहीं पे खुद के लिए तालियां बजा लो, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो फिर वीडियो देखो ना, सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल के वीडियो में हमने टोन्स और आपके सोन नदी उपतंत्रों को देख लिया था, जिसके तहत हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र था, यमुना गंगा अपवाह तंत्र, वो कंप्लीट हो गया था। आज से हमें दो नए अपवाह तंत्रों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे पहला अपवाह तंत्र कौन सा हो गया हमारा, माही अपवाह तंत्र। और इस माही अपवाह तंत्र के बारे में हम डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। माही अपवाह तंत्र के बारे में जो पहली चीज निकल के आती है कि यह प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। क्या निकल के आता है, प्रदेश का सबसे छोटा। तो प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा हो गया आपका, अपवाह तंत्र हो गया माही अपवाह तंत्र। कौन सा हो गया, माही अपवाह तंत्र। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो माही नदी है, क्यों, क्योंकि ये इसका बहुत छोटा हिस्सा, जैसे मैंने कहा कि ये धार से निकलती है, धार के बाद झाबुआ और रतलाम, तो इन तीन जिलों से प्रवाहित होकर फिर ये राजस्थान में चली जाती है, और राजस्थान के बाद गुजरात में। तो इसका बहुत सूक्ष्म हिस्सा मध्य प्रदेश से प्रवाहित होता है, इसलिए सबसे छोटा अपवाह तंत्र आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्या देखेंगे, उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र देखते हैं तो क्या निकल के आता है, विंध्याचल पर्वत। क्या निकल के आता है, विंध्याचल पर्वत। तो कहां से, विंध्याचल पर्वत। जिला की बात करें तो जिला कौन सा हो जाएगा, धार जिला। कौन सा जिला हो जाएगा, धार जिला। तहसील की बात करें तो तहसील कौन सी हो जाएगी, सरदारपुर तहसील। कौन सी हो जाएगी, सरदारपुर तहसील हो जाएगी। और अगर गांव की बात करें तो कौन सा गांव होगा, मिंडा गांव। कौन सा होगा, मिंडा गांव होगा। और मिंडा गांव में एक झील है, कौन सी झील है, मेहद झील। कौन सी झील है, मेहद झील। तो यहां से इसका उद्गम होता है कौन सी नदी का, आपके माही नदी का। किसका माही नदी का। कहां से उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत कहें या यूं कहें। जिला की बात करें तो धार जिला से, तहसील की बात करते हैं तो सरदारपुर तहसील से, गांव की बात करते हैं तो मिंडा गांव, और अगर किसकी झील की बात करें तो कौन सी झील हो जाएगी, मेहद झील। तो क्लियर हो गया। तो यहां से कोई भी एक स्थल पूछ सकता है कि इनमें से किस स्थल से आपके माही नदी का उद्गम होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसका प्रवाह। क्या देखेंगे, प्रवाह। हम माही नदी का क्या देखते हैं, प्रवाह देखते हैं। तो प्रवाह में क्या निकल के आती है कि ये सबसे पहले कहां प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश से। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में भी कहां से, सबसे पहले आपका धार जिला आया, धार के बाद ये झाबुआ में जाती है, और झाबुआ के बाद ये कहां जाती है, आपके रतलाम में। कहां, रतलाम में। और रतलाम से ये प्रवेश कर जाती है आपके राजस्थान में। और फिर इसके बाद किस अन्य राज्य में जाती है, तो राजस्थान में। कहां जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान के बाद फिर ये कहां चली जाती है, आपके गुजरात में। कहां जाती है, गुजरात में। और गुजरात में जाकर ये खंभात की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। क्लियर हो गया। तो ये इसका प्रवाह है। टोटल अगर इसके प्रवाह की हम बात करते हैं तो इसके प्रवाह को लेकर, यानी कि इसकी लंबाई को लेकर थोड़ा सा भेद निकलता है तरह तरह की पुस्तकों में। क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की पुस्तकों में इसका प्रवाह कितना आता है, कुल लंबाई तो 500 कितना आता है, 576। कितना आता है, 576। आपके राजस्थान में, तो राजस्थान की जो प्रकाशन है वहां पे इसको कितना बताया गया है,
583 किलोमीटर। कितना बताया गया है? 583 किलोमीटर। हालांकि अगर पूछेगा तो दो में से एक ही पूछेगा, या तो 576 किलोमीटर पूछेगा या 583 किलोमीटर पूछेगा, तो जो भी दो आंसर होगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया कि प्रदेश का सबसे छोटा उपमहातंत्र है, उद्गम इसका कहां से होता है, और इसका प्रवाह 3 राज्यों में है। कहां कहां? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। 583 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, और मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों से ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे इसके आगे का? अब क्या देखते हैं इसका? हम प्राचीन नाम देखेंगे। क्या देखेंगे? प्राचीन नाम। तो इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसके दो अन्य नाम निकल के आते हैं। एक तो इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पुत्री। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पुत्री। तो पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। और दूसरा इसका अन्य नाम निकल के आता है महती। क्या नाम निकल के आता है? महती। तो प्राचीन नाम इसके कौन कौन से हो गए? एक तो पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, और दूसरा क्या कहा जाता है इसको? महती। क्या कहा जाता है? महती कहा जाता है। अन्य नाम भी निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? अन्य नाम भी। तो अन्य नाम इसके कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है? इसे बागड़ की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ की, ये बागड़ की गंगा। क्या कहा जाता है? बागड़ की गंगा। प्लस क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा। क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा कहा जाता है। प्लस इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। क्या कहा जाता है इसको? आदिवासियों की गंगा। और क्या कहा जाता है? राजस्थान की, क्या? राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या कहा जाता है? राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो ये इसके क्या है? अन्य नाम है। क्या कहा जाता है? बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? आदिवासियों की गंगा। क्या इंपॉर्टेंट है? आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। प्लस राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी किसे कहा जाता है? माही नदी को। तो प्राचीन नाम क्या हो गए? पृथ्वी की पुत्री और महती। और बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी माही को कहा जाता है, और राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी किसे कहा जाता है? माही को कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके आगे चलिए, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे? सहायक नदियां। क्या देखेंगे? सहायक नदियां। तो आपके माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ये देखने का प्रयास करेंगे। एक तो मैप में आप देखोगे तो स्पष्ट दिख रहा है। कौन सा है? एराव है, जाखम है, सोम नदी है, मोरेन है, और अनास नदी है। कौन कौन सी है? एराव है। तो कौन कौन सी नदी निकल के आती है इसकी सहायक नदी? एराव। कौन सी हो गई? एराव हो गई। जाखम हो गई। जाखम के बाद सोम हो गई। सोम के बाद कौन सी हो गई? मोरेन हो गई। कौन सी हो गई? मोरेन हो गई। और मोरेन के बाद अनास। कौन सी हो गई? अनास। तो इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसी माही नदी और इन सहायक नदियों को मिलाकर विभिन्न क्या है? परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस पर संचालित प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा इसको लेके? परियोजनाएं। क्या होगा? परियोजनाएं। तो जो सबसे पहली परियोजना निकल के आती है वो कौन सी है? जमनालाल बजाज सागर परियोजना। कौन सी है? जमनालाल बजाज सागर परियोजना। क्लियर है? और ये जो परियोजना है किस पर है आपकी? तो ये पूर्णतः माही नदी पर है। किस पर है? माही नदी पर है। और इसको क्या कहा जाता है? माही नदी पर, लेकिन है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी, यानी यूं कहो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपका? जमनालाल सागर बांध। कौन सा है? जमनालाल सागर बांध, जो कि माही नदी पर है, राजस्थान में है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगला कौन सा निकल के आता है? जाखम। कौन सा बांध? जाखम बांध। और ये जाखम बांध आपके माही नदी पर नहीं है, माही की सहायक नदी है सोम नदी, और सोम की सहायक नदी है जाखम नदी। तो जाखम पर, चूंकि जाखम जहां पे ये सोम नदी आपके माही में मिलती है, उसके जस्ट पहले ही आकर इसमें कौन मिलती है? जाखम नदी, और वहीं पर बना है ये जाखम बांध। तो ये जाखम बांध किस पर है? जाखम नदी पर। किस पर है? जाखम नदी पर है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? सबसे ऊंचा बांध है। अन्य परियोजनाओं की बात करें तो गुजरात में 2 परियोजनाएं हैं। कहां? आपके गुजरात में। तो ये गुजरात में 2 परियोजनाएं कौन सी हैं? एक तो आपका कौन सा हो गया? कलाना बांध। कौन सा हो गया?
कड़ाना बांध। तो कड़ाना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात में। और दूसरा कौन सा हो जाता है? सिंधोर्त बांध। कौन सा हो गया? सिंधोर्त बांध। कौन सा बांध हो गया? सिंधोर्त बांध हो गया। तो क्लियर हो गया, कड़ाना बांध किस पर है? माही नदी पर गुजरात में। और सिंधोर्त बांध कहां पर है? माही नदी पर गुजरात में। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। क्या देखेंगे? बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम ये कहां पर है आपका? तो ये पड़ता है आपके राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान में। कहां पे पड़ेगा? राजस्थान में। और राजस्थान में किन नदियों के संगम पर? तो सोम हो गया, जाखम हो गया, वह माही नदी के संगम पर। माही के संगम पर। तो जहां पर ये तीनों नदियां आकर मिलती हैं वही उसी को क्या कहा जाता है? बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इस बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित किया जाता है। किसका? आदिवासियों का कुंभ। क्या आयोजित किया जाता है? आदिवासियों का कुंभ। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम में। और ये बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों के बीच में है? सोम, जाखम और माही। और है कहाँ? राजस्थान में। और यहीं पर एकमात्र, विश्व के एकमात्र खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा। खंडित शिवलिंग की पूजा। तो खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ये कहाँ है? आपके बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। तो क्या देखा हमने? बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में सोम, जाखम, माही के संगम पर है। इसे आज यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित किया जाता है। और यहीं से एकमात्र खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्लियर हो गया। और एक चीज अन्य क्या निकल के आता है इसके बारे में? एक तथ्य ये निकल के आता है कि 56 का मैदान। क्या निकल के आता है? 56 का मैदान। तो 56 का मैदान किसे कहते हैं? तो माही का जो अपवाह है। किसका? माही का जो अपवाह है। तो माही के अपवाह को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। इसी तरीके से हमने देखा था किसके बारे में? आपके चंबल जो नदी थी और आपकी यमुना नदी। तो चंबल और यमुना नदी जहां पर मिलती थी वहां पर भी एक मैदान का निर्माण करती थी। वो कौन सा मैदान था? जल्दी से उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीजें हमने देख ली किसके बारे में? बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम के बारे में और 56 के मैदान के बारे में। अब ये जो नदी है ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की नदी है। कैसी नदी है? अंतरराष्ट्रीय महत्व की। अंतरराष्ट्रीय महत्व की क्यों हो गई भैया? क्या निकल के आता है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की नदी है। कैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की नदी है? क्योंकि ये विश्व की एकमात्र नदी है जो क्या करती है? जो कर्क रेखा आपकी है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा को ये क्या करती है? 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। एक बार तो बहुत सारी नदियां काट रही है। चंबल भी काट रही है, आपकी काली सिंध भी काट रही है, पार्वती भी काट रही है, केन भी काट रही है, बेतवा भी काट रही है। लेकिन 2 बार कौन काट रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा 2 बार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है आपकी? ये आपकी माही नदी है। इसलिए इसका महत्व कैसा हो जाता है? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी इसकी ज्यादा बन जाती है। क्लियर है। अब ये कहां कहां काटती है? तो देखिए, एक तो पहली बात जो ये काटती है कि ये रतलाम और राजस्थान के बॉर्डर पे। कहां पे काटती है? रतलाम और राजस्थान के बॉर्डर पे काटती है। वो जो दोबारा काटती है तो पूर्णतः राजस्थान में काटती है। कहां पे काटती है? राजस्थान में। तो क्या ये गुजरात में काटती है कर्क रेखा को? नहीं, ये कर्क रेखा को कहां काटती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। पहली बार मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर और दूसरी बार कहां काटती है? पूर्णतः आपके यहाँ पे राजस्थान में काटती है। तो इस तरीके से हमने किसको देख लिया? आपके माही नदी अपवाह तंत्र को, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र था। क्लियर है। तो संभवतः यहाँ से बनने वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर पाओगे। फिर भी यहाँ पर अगर कोई समस्या है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो हम अगला नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे वो नदी अपवाह तंत्र कौन सा होगा हमारा? वो नदी अपवाह तंत्र होगा ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। कौन सा होगा? ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। एक बार इसको देख लेते हैं मैप में। ये मेहर झील से आपकी निकल रही है माही नदी। रतलाम और राजस्थान के बॉर्डर पर ये एक बार कर्क रेखा को काटती है। फिर आगे जाके जमुनालाल सागर बजाज परियोजना यानी बांध का निर्माण करती है। उसके आगे दाएं तरफ से एराव नदी इसकी सहायक नदी आती है और आगे बढ़ती है। तो शीर्ष पर जहां पर इसका सबसे उत्तरी भाग है वहां से जाखम नदी आती है और इधर से सोम नदी आती है। और इन्हीं तीनों का जो संगम है, इसी संगम को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी बेड़ेश्वर संगम कहा, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आगे बढ़ती है तो मोरेन भी इसकी सहायक नदी आती है। और फिर ये राजस्थान में दोबारा पूर्णतः राजस्थान में ये कर्क रेखा को काट रही है।
फिर जब गुजरात में प्रवेश करती है तो गुजरात पर इस पे कड़ाना बांध है और आगे जाता है तो सिंदौड़ बांध है और यहीं पर गुजरात में इसके दाएं तरफ से सहायक नदी अलास बाएं तरफ से आ रही है और अंतिम में ये गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये कौन सी आपकी प्रमुख नदी हो गई, माही नदी हो गई। कौन सी हो गई, माही नदी। अब अगली नदी हम कौन सी देखेंगे और जो अगली नदी हमारी होगी वो होगी ताप्ती नदी। क्लियर है। चलिए अब हम किसके बारे में देखते हैं, अब हम देखते हैं अपने ताप्ती नदी अपवाह तंत्र के बारे में। किसके बारे में, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र के बारे में। और इस अपवाह तंत्र के बारे में जो पहला है टॉपिक वो क्या है, इसका उद्गम। क्या देखेंगे, इसका उद्गम, कि आपकी ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्लियर है। और जब ताप्ती नदी के उद्गम की बात करते हैं ना तो ये कहाँ से निकलती है। जिला की बात करें तो बैतूल जिला। कौन सा जिला हो गया भैया, बैतूल जिला। कौन सा, बैतूल जिला। और बैतूल जिला की कौन सी तहसील, मुल्ताई तहसील। कौन सी तहसील, मुल्ताई तहसील से। तो कहां से होता है, बैतूल जिला मुल्ताई तहसील से। लेकिन अगर पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत से। कहां से, सतपुड़ा पर्वत से। और सतपुड़ा पर्वत के किस पहाड़ी से, तो काली भीत पहाड़ी से। किस भीत पहाड़ी से, काली भीत पहाड़ी से। कहां से, काली भीत पहाड़ी से। और यहाँ पर है आपका ताप्ती कुंड। कौन सा है, ताप्ती कुंड। तो यहां से उद्गम होता है किसका, आपके ताप्ती नदी का। तो ताप्ती नदी किस जिले से निकलती है बताइए, बैतूल जिला से। किस तहसील से, तो मुल्ताई तहसील से। पर्वत की बात करें तो क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत। और पहाड़ी की बात करें तो काली भीत पहाड़ी। और इसी काली भीत पहाड़ी पे कौन सा है आपका, ताप्ती कुंड। और इसी ताप्ती कुंड से उद्गम होता है किसका, आपके ताप्ती नदी का। क्लियर है। अब इसका सबसे ज्यादा उपयोगी क्या हो जाता है, अपवाह। क्या हो जाता है, अपवाह। तो अगला क्या देखेंगे कि इसका प्रवाह कहाँ कहाँ है। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रवाह। तो जब प्रवाह की हम बात करते हैं तो बहुत सारे तथ्य निकल के आते हैं। पहला क्या निकल के आता है कि ये नर्मदा के समांतर बहती है। कैसे बहती है, नर्मदा के समांतर, समांतर बहती है। तो नर्मदा के समांतर बहती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता, बताया जाता है। कैसा बताया जाता है, अनुगामी प्रवाह। तो कौन सी नदी का प्रवाह कैसा है, अनुगामी प्रकार का है। तो अनुगामी प्रकार, अनुगामी का मतलब होता है अनुसरण करना। क्या होता है, अनुसरण करना, फॉलो करना। तो ये जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा के समांतर बहती है, यानी कि नर्मदा की तरह उसको फॉलो करते हुए चलती है, इसलिए इसका प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है, अनुगामी प्रवाह। अब अगला क्या निकल के आता है कि ये जो नदी है ना भैया, ये एक तो आपके सतपुड़ा, कौन सा हो गया, सतपुड़ा। वह कौन सा हो गया आपका, अजंता। कौन सा हो गया, अजंता। सतपुड़ा आपके मध्य प्रदेश में अधिकांशतः है और अजंता पूर्णतः कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में। तो सतपुड़ा व अजंता के मध्य, क्या, सतपुड़ा व अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। यानी कि दोनों तरफ से क्या है, पर्वत है और ये क्या करती है, उसके बीचों बीच घाटी में बहती है और इसे क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी में। प्लस अगला क्या निकल के आता है कि ये तो क्या देखा हमने कि नर्मदा के समानांतर बहती है, अनुगामी प्रवाह है, इसलिए इसका, और सतपुड़ा व अजंता के मध्य बहती है। और जब नदी समुद्र में मिलती है उसके पहले, तो ऐसी नदियां जिसमें समुद्र के मिलने से पहले दोनों तरफ क्या होता है, पहाड़ होते हैं। क्या होते हैं, दोनों तरफ पहाड़ होते हैं। और इसके बीच जब नदी किस पे गिरती है, सागर में, तो वो क्या करती है, डेल्टा न बनाकर क्या बनाती है, एस्चुरी। क्या बनाती है, एस्चुरी। तो मतलब मुहाने में जब दोनों तरफ पर्वत हो तो ऐसी नदी सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करती है, एस्चुरी में। तो ये क्या करती है, एस्चुरी बनाते हुए, क्या बनाते हुए, एस्चुरी बनाते हुए, एस्चुरी को ही क्या कहा जाता है, ज्वारनदमुख। तो एस्चुरी बनाते हुए ये किसमें गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। इसमें गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। यहां तक की बात स्पष्ट है। चलिए अब अगला हम क्या देखते हैं कि ये प्रवाहित, इसका कुल प्रवाह कितना है। क्या देखेंगे, कुल प्रवाह कितना है। तो इसका जो कुल प्रवाह निकल कर आता है वो कितना निकल के आता है, 724 किलोमीटर। कितना है, 724 किलोमीटर इसका क्या है, कुल प्रवाह है। जिसमें से ये एमपी में, कहा, एमपी में ये कितना बहती है, तो 279 किलोमीटर। कितना बहती है,
279 किलोमीटर। और अगर किसकी बात करें महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में कितनी बहती है 270 किलोमीटर, कितनी बहती है 270 किलोमीटर। और फिर अगर अगली बात करें कि गुजरात में ये कितनी बहती है, तो गुजरात में ये 175 किलोमीटर, कितनी बहती है 175 किलोमीटर। यानी कि चंबल की तरह, सोन की तरह और माही की तरह ये भी एक ऐसी नदी है जो 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से, 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसकी कुल लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर, कितनी है 724 किलोमीटर। और ये डेल्टा में बनाकर किसका निर्माण करती है, एस्चुरी, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं। और ये ज्वार नदमुख कहां बना रही है, खंभात की खाड़ी में। सतपुड़ा व अजंता की ये क्या करती है, मध्य भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा के समानांतर बहती है, उसको फॉलो करती है। इसलिए इसका प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है, अनुगामी प्रकार का प्रवाह है इसका। तो क्या है, अनुगामी प्रवाह किस नदी का है आपका, तो किसका है, आपके ताप्ती नदी का। और हमने क्या देखा, उद्गम, तो उद्गम इसका कहां से होता है, बैतूल जिला के मुल्ताई तहसील से या सतपुड़ा पर्वत के कालीद्वीप पहाड़ी से, ताप्ती कुंड से किसका उद्गम होता है, आपके ताप्ती नदी का। क्लियर है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं इसके प्राचीन नाम। क्या देखेंगे, इसके प्राचीन नाम। तो इसके प्राचीन नाम क्या क्या निकल के आते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री। क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री। क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री। और माही में हमने क्या देखा था कि माही को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की पुत्री। क्या कहा जाता था, पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता था, माही को। और सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है, इसको आपके ताप्ती वायु पुराण में कहा कहा गया है, एक तो महाभारत में, महाभारत प्लस वायु पुराण में, किसमें, वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है, सूर्य की पुत्री कहा गया है। सूर्य की पुत्री का ही अपभ्रंश क्या निकल के आएगा, इसीलिए इसको सुरसुता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सुरसुता। यानी कि सुर मतलब होता है देव और सुता मतलब होता है पुत्री। प्लस क्या इसको कहा जाएगा, इसको तापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तापी कहा जाता है। अब सूर्य की पुत्री है इसलिए इसको शनि की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शनि की बहन, शनिदेव की बहन। शनिदेव की बहन भी किसे कहा जाता है, क्योंकि शनि भी किसके पुत्र है, सूर्य के। किसके थे, सूर्य के पुत्र थे। और इसे क्या कहा जाता है, गर्म जल देने वाली पयुष्णी। क्या कहा जाता है, गर्म जल देने वाली, गर्म जल देने वाली पयुष्णी। क्या कहा जाता है, पयुष्णी। तो ये तमाम चीजें किसके बारे में निकल के आती हैं, आपके किसके प्राचीन नाम निकल के आते हैं, ताप्ती के। क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री। कहां उल्लेख किया गया है, महाभारत और वायु पुराण में उल्लेख किया गया है। सुरसुता कहा जाता है, तापी कहा जाता है, शनिदेव की बहन कहा जाता है, और गर्भ जल देने वाली पयुष्णी भी इसे कहा जाता है। अब हम क्या देखते हैं, इसकी सहायक नदियां। क्या देखेंगे, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है। तो अगला टॉपिक क्या होगा, सहायक नदियां। क्या होगा, सहायक नदियां। तो सबसे पहले सहायक नदी कौन सी आ जाती है, तो सबसे पहले सहायक नदी आती है आपकी पूर्णा। कौन सी है, पूर्णा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना लिखते समय, क्योंकि ये जो पूर्णा है ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा कौन सी है, गिरना है। कौन सी है, गिरना है। अमरावती है। कौन सी है, अमरावती है। अमरावती के साथ साथ अरुणावती है। कौन सी है, अरुणावती है। कौन सी है, अरुणावती है। फिर कौन सी हो गई, ये होगी पूर्णा हो गई, गिरना हो गई, अमरावती हो गई, और कौन सी होगी, अरुणावती। कौन सी हो गई, अरुणावती। इसके अलावा कौन कौन सी है, तो बोरी है। कौन सी है, बोरी है। बोरी के साथ साथ पंजारा है। पंजारा के बाद मिताली। कौन सी है, बोरी है, पंजारा है। कौन सी निकल के आ जाएगी, उतावली, उतावली व मिधोला। कौन सी निकल के आएगी, उतावली व मिधोला। और ये उतावली मुख्यतः कहाँ पे, आपके बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में जितनी कब्रें हैं वो सब किसके आसपास है, आपके इसी उतावली नदी के किनारे। किसके किनारे है, उतावली नदी के किनारे। तो इसकी सहायक नदियां कौन सी होगी, पूर्णा जो कि सबसे बड़ी है। इसके अलावा गिरना हो गई, अमरावती हो गई, अरुणावती हो गई, बोरी हो गई, पंजारा हो गई, उतावली हो गई, मिधोला हो गई। इसको 3-4 बार, अगर 5 बार आप लगातार बोलोगे एक क्रम में, तो एक राइमिंग सी बन जाएगी। और एक राइमिंग सी बन जाएगी तो वो आपके अवचेतन मन जो है ना, तो विकल्प के साथ उसमें आपके सहयोग करेगा। क्लियर है। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रमुख सहायक नदियां। अब इस पर स्थित प्रमुख बांध या परियोजनाएं।
चलिए क्या देखेंगे, इस पर स्थित प्रमुख बांध या परियोजना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया बैतूल में इस पे क्या क्या स्थित है। तो बैतूल में इस पर दो बांध बनाए गए हैं। कौन कौन सा, एक तो पारस डोह बांध है। कौन सा है, पारस डोह बांध। कौन सा बांध है, पारस डोह बांध। और दूसरा कौन सा है, तो चंदूरा बांध। कौन सा है, चंदूरा बांध। दो बांध कौन कौन से हैं, पारस डोह बांध और कौन सा हो गया, चंदूरा बांध। अब बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद कहां चलेंगे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इस पर कौन सा बांध स्थित है, तो महाराष्ट्र में इस पर जो बांध निर्माण किया गया उसका नाम है हठनूर बांध। कौन सा है, हठनूर बांध। तो महाराष्ट्र पर यह स्थित है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, महाराष्ट्र के बाद हम चलते हैं गुजरात में। कहां चलते हैं, गुजरात में। तो गुजरात में इस पर दो परियोजनाएं हैं और दो इस पर स्थित बंदरगाह है। तो परियोजनाएं सबसे पहली कौन सी आ जाती है, उकई परियोजना। कौन सी है, उकई परियोजना। और ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, उकई परियोजना किस नदी पर है, तो आपके ताप्ती नदी पे। दूसरा कौन सा हो गया, काकरापारा। कौन सा, काकरापारा परियोजना। और ये जो काकरापारा परियोजना है ये एक प्रकार की क्या है, परमाणु विद्युत परियोजना है। क्या है, परमाणु विद्युत परियोजना है। परमाणु तापगृह बनाया गया है कहां पे, आपके गुजरात में। अब जब इस पर स्थित बंदरगाह की बात करें, किसकी बात करें, बंदरगाह की, तो इसके तहत बंदरगाह दो हैं। एक तो कौन सा हो गया आपका, श्वाली बंदरगाह। कौन सा हो गया, श्वाली बंदरगाह, है ना। और यही इसी श्वाली बंदरगाह को के अधिकार को ही लेकर मुगल शासकों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, श्वाली की लड़ाई हुई थी, है ना। फिर इसके बाद कौन सा आता है आपका, सूरत बंदरगाह। कौन सा, सूरत बंदरगाह। तो ये जो दोनों बंदरगाह है ये एक प्रकार के नदी बंदरगाह है, जैसे हैं नदी बंदरगाह है। और इन बंदरगाहों से हमें सीधे कनेक्टिविटी कहां मिल जाती है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी होके अरब सागर में। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा कि बैतूल पर इस पर दो बांध है, एक पारस डोह बांध और चंदूरा बांध। पारस डोह और चंदूरा बांध दोनों का है बैतूल में। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सा है, तो हठनूर बांध। कौन सा है, हठनूर बांध है। और गुजरात में इस पर उकई परियोजना है, यानी कि एक प्रकार से बांध है, जल का संग्रह करके ताप विद्युत का जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और काकरापारा परियोजना ये क्या है, परमाणु घर है। क्या है, परमाणु विद्युत ग्रह है और घर है। और ये कहां बनाया गया है, गुजरात में। और इस पर स्थित दो बंदरगाह है, एक तो श्वाली बंदरगाह है और दूसरा कौन सा है, सूरत बंदरगाह। कौन सा है, सूरत बंदरगाह। चलिए आइए अब हम किसके बारे में देखेंगे, इस ताप्ती नदी से जो अन्य तथ्य निकल के आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज क्या निकल के आती है इसके बारे में, जो सबसे पहली चीज निकल के आती है कि सर्वाधिक, क्या, सर्वाधिक मडलैंड या यूं कहो कि मिट्टी के टीले। क्या कहें, मिट्टी के टीले या यूं कहो कि मडलैंड। तो मिट्टी के जो टापू हैं, क्या, मिट्टी के टापू या टीले, मिट्टी के टापू या टीले जिन्हें मडलैंड कहा जाता है, तो ये किस नदी पर है आपके, ताप्ती नदी पर। किस पर है, ताप्ती नदी पर। और इसी को क्या कहा, और ताप्ती नदी में भी है कहां पे, तो भैंसदेही पठार। कहां है, भैंसदेही पठार। और ये भैंसदेही पठार कहां है, आपके बैतूल में। कहां है, बैतूल में। तो एक तो प्रश्न ये भी निकाल के आता है कि भैंसदेही पठार कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, बैतूल में। और इसी भैंसदेही पठार में ये जो ताप्ती नदी है सर्वाधिक मिट्टी के टीले यानी कि मडलैंड का क्या करती है, निर्माण करती है, मिट्टी के टापुओं का। फिर अगला क्या निकल के आता है इसके बारे में, तो अगला तथ्य ये निकल के आता है कि ये जो आपकी ताप्ती नदी है, कौन सी, ये जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश, किसके बीच, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बीच। किसके बीच, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के मध्य क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा। क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा का क्या करती है, निर्माण करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये आपके एमपीएसआई में पूछा भी गया है। किसमें पूछा गया है, एमपीएसआई में पूछा भी गया है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण। देख लेते हैं कि इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो क्या देख लेंगे, शहर कौन कौन से हैं। तो शहर कौन सा हो जाएगा, एक तो बैतूल। कौन सा हो गया आपका, बैतूल। बैतूल यानी कि मुल्ताई। कौन सा हो गया, मुल्ताई शहर हो गया।
मुल्ताई के साथ फिर हम आते हैं तो बुरहानपुर का कौन सा हो गया, नेपा नगर। कौन सा हो गया, नेपा नगर हो गया। तो बैतूल का मुल्ताई और बुरहानपुर का नेपा नगर, ये दोनों शहर किसके किनारे हैं, ताप्ती नदी के। फिर हम कहते हैं भुसावल। कौन सा, भुसावल। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र का। किसका है, महाराष्ट्र का शहर है। और भुसावल के जो केले होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, तो भुसावली केले क्या है, प्रसिद्ध है। और ये भुसावल है कहाँ आपके, तो महाराष्ट्र में। तो भुसावल शहर इसके किनारे है। और जब हम गुजरात की बात करते हैं तो सूरत शहर। कौन सा, सूरत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि सूरत शहर किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है आपके, ताप्ती नदी। तो मुल्ताई हो गया, नेपा नगर हो गया, भुसावल हो गया, सूरत, ये तमाम जो शहर है वो आपके किस नदी के किनारे हैं, तो ये आपके ताप्ती नदी के किनारे हैं। तो इस तरीके से हमने किसको देख लिया, इस तरीके से हमने आज दो अपवाह तंत्रों के बारे में चर्चा कर ली विस्तृत तौर पर। और वो कौन सा, पहला माही अपवाह तंत्र था और दूसरा आपका ताप्ती नदी अपवाह तंत्र था। और वीडियो की शुरुआत में ही जो वो प्रश्न थे तमाम, जो उन प्रश्नों को लेकर जो आपके मन में उलझने बन रही थी, अब शायद ये वीडियो समाप्ति के साथ साथ उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल गए होंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल से ऐसे ही तमाम आगे के वीडियो देखने के लिए। और सदैव की तरह कहूंगा कि माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का आप सम्मान करिए, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सुझाव आप जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए, क्योंकि आप सुझाव नहीं देते, सुझाव देंगे तो जो भी कमियां होंगी तो उसको हम क्या कर सकेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।